हरबन लेट डिस्कस पार्ट 1 ऑफ HPSC आंसर की। अभी 24 जुलाई 2022 को हरियाणा PCS का पेपर हुआ, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडी जो पेपर है, इसकी हम आंसर की के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि ये जो अवार्ड हैं वो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसमें वैसे पता चलता है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कोचेज को दिए जाते हैं। तो इसका जैसे ये तीसरा होता है कि उन अग्रगण्य कोचों को सम्मान देता है जिन्होंने खिलाड़ियों एवं टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट परिणाम हेतु करने हेतु उन्हें समर्थ बनाया। और जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी विश्वविद्यालयों को दी जाती है, तो इसका ये होता था एक, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में ओवरऑल टॉप परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। और जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैं ये आपका संस्थाओं को भी दिया जाता है जो स्पोर्ट्स विकास में किए गए योगदान की पहचान करता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसे ए का 4 है, इसमें ये सेवानिवृत्ति के बाद भी स्पोर्ट्स के प्रमोशन में योगदान जारी रखता है, उसको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। तो इनमें एक एक बार डिस्कस करें। जैसे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ये विश्वविद्यालयों को मिलता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसको माका ट्रॉफी बोलते हैं, MAK, इज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दी जाती है। ये एक रोलिंग ट्रॉफी है जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को दी जाती है, इनर स्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब तक जो प्राइज था इसमें फर्स्ट प्राइज में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, सेकंड प्राइज में 7.5 लाख और थर्ड प्राइज में 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में, जो विश्वविद्यालयों को दी जाती है। और जो ध्यानचंद अवार्ड है इसको हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी बोलते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर पड़ा है। ध्यानचंद जो ये हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, इन्होंने अपने जीवन काल में 1000 से ज़्यादा गोल किए थे और 1926 से 48 तक ये हॉकी के प्लेयर रहे। अच्छा, ये अवार्ड वार्षिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है और इसमें फर्स्ट प्राइज में एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस, एक स्टेट्यूज और ये 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो पहले रेसिपिएंट थे 2002 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो सहाराज सिंह थे, अशोक दीवान थे, एक अपर्णा घोष थी बास्केटबॉल की। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेस को दिया जाता है, इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य जो प्राचीन काल में महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सीलेंट स्पोर्ट्स कोचिंग। और इसकी 1985 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ये सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ये कॉर्पोरेट संस्थाओं में निजी और सार्वजनिक दोनों को, खेल नियंत्रण बोर्डों को, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों समेत NGO को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रचार और विकास में अहम भूमिका निभाई हो। और जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है इनकी स्थापना 2009 में हुई थी। और पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड 1961 से स्टार्ट हुए थे और द्रोणाचार्य और ये सब पुरस्कार दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन था कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन था कि 1970 में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण संपन्न करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। देखो, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। इसके 4 साल बाद ही हरियाणा ने विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया था, ग्रामीण विद्युतीकरण। जैसे ये दिया है कि 4 years आफ्टर इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द पंजाब, Haryana became the first fully electrified state of the country when electricity supply reached Ucheni village around 5 kilometers from the Karnal district headquarter on November 29, 1917। 1970 में विद्युतीकरण हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और चीफ मिनिस्टर थे बंसी लाल। इन्होंने इनोग्रेशन किया था ए स्टोन टू मार्क द अचीवमेंट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल हरियाणा। तो पहला तो सही है, तो जिस ऑप्शन में पहला नहीं है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। पहला है। अच्छा, हरियाणा में देश का संपूर्ण सेंधा नमक, ये ठीक बात नहीं है। सेंधा नमक आपका हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, तो ये 2 करेक्ट नहीं है। तो जहाँ 2 है उसको काट दो। जैसे ये 2 है, ये ठीक नहीं होगा। यहाँ 2 है, ये भी ठीक नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखें, हरियाणा की मेरा पानी मेरी वर्षा योजना का लक्ष्य किसानों का ध्यान ज़्यादा जल खपत वाली फसल जैसे धान से अन्य न्यून खपत वाली फसलों की तरफ पड़ गया, ये सही बात है। और इसके लिए 7,000 प्रति एकड़ वो भी दिया जाता है पैसा। और म्हारा गांव जगमग गांव के अंदर का हरियाणा में 5,000 से अधिक गांव को 24 घंटे की बिजली आपूर्ति, ये भी सही है। 5,434 कुछ गांव हैं, तो ये 1, 3 और 4 सही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। इसकी और एक्सप्लेन देखें, जो मेरा पानी मेरी बरसात योजना है ये हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के डार्क जोन में शामिल
धान की खेती छोड़ने तथा धान के स्थान पर अन्य विकल्पित फसलों की बुवाई जैसे ज्वार बाजरा की बुवाई करने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि सरकार प्रदान की जाएगी। और म्हारा गाँव जगमग गाँव, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत हर गाँव में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था और इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के 5,487 गाँव को 24 घंटे बिजली सप्लाई प्रदान की जा रही है। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन था कि मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तो देखो रेपो रेट क्या होती है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को जैसे SBI हो गया, OBC हो, पंजाब नेशनल बैंक है, इनको जिस रेट पे पैसा देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर भाई देखो रेपो रेट महंगी हो जाएगी, अगर रेपो रेट महंगी होगी इसका मतलब बैंक को RBI से महंगा पैसा मिलेगा, इसका मतलब बैंक अपनी बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा देगा तो जो लोग कर्ज जो लेते हैं बैंक से, जो लोन लेते हैं, वो महंगा मिलेगा, वो महंगा मिलेगा लोगों को, यानी कि मार्केट में कम पैसा होगा। मार्केट में कम पैसा होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई भी कम होगी। कम पैसा होगा तो महंगाई कम होगी। तो यही पहला ऑप्शन है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें एक नहीं उसको काट दो, ये कट गया और ये कट गया। अब एक और डीम से पता करना है। दूसरा है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से धन उधार लेने की लागत बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, जब रेपो रेट बढ़ जाएगी तो पैसा, बैंक से पैसा लेना भी महंगा हो जाएगा। ये भी सही है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। मतलब एक और तो दो करेक्ट है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ज़्यादा को देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो और वैसे देख लो, रेपो रेट में कटौती से उद्योग को ऋणता में उच्च दर, ये गलत बात है। रेपो रेट में कटौती होगी तो आराम से ऋण मिल जाएगा, गलत है। ये भी गलत है, प्रोत्साहित करने हेतु नहीं, हतोत्साहित करने हेतु रेपो रेट बढ़ाई जाती है। तो देखो RBI रेपो दर में बढ़ोतरी कर देता है ताकि बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाए और वे बैंक दरों को बढ़ा दें और लोग कर्ज न ले सकें। और रेपो दर में वृद्धि होने पर सभी प्रकार के कर्ज महंगे हो जाते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतों की इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन यदि 1-2% तक वो चलता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है वो बहुत ही खतरनाक है इकोनॉमी के लिए। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जैसे कृष्णा है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी घट प्रवाह है, माल प्रवाह है। बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। जिसमें ए नहीं उसको काट दो, ये गया। गंगा की ट्रिब्यूटरी में गोमती है, कोसी है, गंडक है। बिल्कुल सही है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है तो इसका मतलब डी गया। अच्छा, यमुना की ट्रिब्यूटरी में केन, बेतवा, चंबल। बिल्कुल सही है, ABC यही हो जाएगा। और ये देखें कावेरी की ट्रिब्यूटरी में कावेरी की ट्रिब्यूटरी है भीमा। भीमा कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हेमावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। भीमा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, इसलिए ये डी गलत है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इज तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की वो भीमा रिवर है, ये कावेरी की नहीं है, इसीलिए डी गलत हुआ। अगर हम कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी बात करें तो ये तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, यरला, वरना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। देखो कृष्णा नदी में ये देखें, ये सारी ट्रिब्यूटरी जैसे भीमा है, तुंगभद्रा है, घटप्रभा है, मालप्रभा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो यमुना नदी की ऐसे यमुनोत्री बंदरपूछ ग्लेशियर से निकली, इसकी चंबल नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी। और ये यमुना नदी यहाँ आके इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन लेंथ फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अच्छा, इसमें देखें, देखो इंडिया में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद आती है गोदावरी। तो जिसमें गोदावरी पहला ऑप्शन है, पहले तो उसको चेक कर लो। तो ए ऑप्शन नहीं होगा और ये सी भी नहीं होगा। अब दो बचे बी और डी। गोदावरी के बाद नंबर आता है कृष्णा के बाद महानदी के बाद तापी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो गोदावरी की जो लंबाई है ये 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, फिर आपका महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर, फिर आप तापी की लंबाई 724 किलोमीटर है। गोदावरी जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, और ये गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, 1465 किलोमीटर है। और जो कृष्णा नदी है ये थर्ड लॉन्गेस्ट हो गई, पहले गंगा, गोदावरी, फिर कृष्णा, 1400 किलो। महानदी की 1900, महानदी इसलिए जानी जाती है क्योंकि उस पर हीराकुंड बना हुआ है। और तापी रवि जैसे नर्मदा है, तापी ये अरब सागर में जाके गिरती हैं।
तो अभी हमने पार्ट 1 में स्टैंड डिस्कस करे और इसके बाद लाइक आएंगे हम पार्ट 2। सो पार्ट 2 लेके अच्छा एक और क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑफ द, कौन सा करेक्ट है। जैसे ऊषा मेहता है, जो जब 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें जो इनके मेन लीडर थे, जैसे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ, और फिर ग्वालियर टैंक मैदान से ये सारा स्टार्ट हुआ। इसमें क्या था, जो 9 अगस्त को ही 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो सेकंड लेवल के जो नेता थे उनके द्वारा इसका संचालन किया गया। तो जिसमें जो ऊषा मेहता थी, इन्होंने गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किया था। तो ऊषा मेहता क्लैंडस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो ए बिल्कुल सही है, मतलब जिनमें ए नहीं उसको तो काट दो, ये भी गया। अब ए और डी में से कौन सा आंसर है, देखो के टी भास्यन रनिंग इंडिपेंडेंट लो, ये नहीं, के टी भास्यन ये लेबर अनरेस्ट के लिए तो इन्होंने काम किया है। के टी भास्यन ये मैसूर से थे, तो लेबर पार्टी के वो 44 में अध्यक्ष भी बने थे ये, तो ये गलत है। चित्तू पांडे ने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी बलिया में, इनको लाइन ऑफ बलिया भी बोलते थे चित्तू पांडे को। तो ये बी और सी तो दोनों करेक्ट नहीं है। अच्छा, मतांगिनी हाजरा अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, इन्होंने पुलिस स्टेशन में अटैक किया था, फिर इनको गोली भी मार दी गई थी, 3 गोली मारी थी जिसमें इनकी मृत्यु हुई थी। तो ए और डी करेक्ट है इनका, मतलब ए और डी करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब ऊषा मेहता वाज ए फ्रीडम फाइटर हु स्टार्टेड ए सीक्रेट रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। और ये मतांगिनी हाजरा, ये जब उस समय 72 साल की थी जब ये रिवॉल्यूशन कर रही थी, लेड ए प्रोसेशन ऑफ द 6000 सपोर्टर मोस्टली वुमेन वॉलंटियर्स विद पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द तुमलुक पुलिस स्टेशन पर ये अटैक कर रहे थे उस समय। When the procession reached the outskirts of the town, they were ordered to disband under section 144 of the Indian Penal Code by the Crown Police. As stepped forward, Hajra was shot. She was affectionately known as, इनको गांधीपुरी के नाम से भी जानते थे हम मतांगिनी हाजरा को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम लेके आएंगे पार्ट 2।